भारत देश और दिल्ली में सर्वोच्चतम विश्वविद्यालयों में आने वाला एक विश्वविद्यालय जामिया हमदर्द है। जामिया विश्वविद्यालय से पढ़ना बच्चों के लिए सपना होता है, छात्रों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो जामिया के किसी कोर्स का हिस्सा बन सकें। जी हाँ, मैं इस वक्त दिल्ली संगम विहार स्थित जामिया विश्वविद्यालय में हूँ और यहाँ हम आज बात करेंगे जामिया विश्वविद्यालय के नए कुलपति अफशार आलम साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस नई जिम्मेदारी के लिए। कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, आपको जैसा कि पता है कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में पहली मरतबा कोई इंटरनल वाइस चांसलर 32 साल के अरसे में बना है। हमारी यूनिवर्सिटी के क़याम होने के 32 साल हो चुका है। तो मैं जामिया हमदर्द का 9वां वाइस चांसलर हूँ और पहला इंटरनल वाइस चांसलर हूँ। तो मुझे डेफिनेटली खुशी तो हो रही है कि मैं अपने ही विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के पोस्ट को मैंने ग्रहण किया है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं क्योंकि यहाँ से अपना कैरियर का शुरुआती दौर में भी रहा और डीन रहा, DSW रहा, फॉरेन स्टूडेंट एडवाइज़र रहा, बीच में मैं फाइनेंस ऑफिसर रहा, तो मुझे सारी अपनी कमी और अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में पता है कि कहाँ हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ हमारे वीक पॉइंट है। तो मैंने एक्शन शुरू कर दिया है और आपको पता है कि जामिया हमदर्द IOE इंस्टीट्यूशन में भी है, जिनका प्रोसेस हमने लॉन्च कर लिया है। और हमारे यहाँ मीडिया स्टडीज़, लॉ फैकल्टी, ये नए कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, जिसमें हम जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर अपॉइंट कर रहे हैं। मैंने आपके बारे में पढ़ा और मुझे मालूम हुआ कि लगभग 25 साल के से ऊपर का अनुभव है आपका शिक्षण और शोध का। तो इतने अनुभव के बाद अब एक नया अनुभव आपके जीवन में मिला है कि जामिया हमदर्द के VC, वाइस चांसलर कुलपति का। तो अब एक क्या आपका विज़न है, प्लान है जो आप यूनिवर्सिटी को कुलपति के रूप में देना चाहेंगे? देखिए, आपको पता ही होगा कि जामिया हमदर्द इस वक्त NIRF रैंकिंग में नंबर 1 फार्मेसी में है, 201 इंजीनियरिंग में है और मेडिकल में 12वां है। और ओवरऑल यूनिवर्सिटी सिस्टम में हमारे 21 नंबर है और फिर 18 भी रहा। तो हमारा ये कोशिश रहेगा कि सबसे पहले हम NAC में अपना अपग्रेडेशन, जो हमारे पास 3.16 का लास्ट ईयर था, उसको हम बढ़ा के 3.5 तक ले जाएं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा UGC की ऑटोनॉमी मिले। तो उसके लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी है। और दूसरी बात है कि आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली टाइम्स हायर रैंकिंग में जामिया हमदर्द पूरी दुनिया की यंग यूनिवर्सिटी, जो 50 साल की यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें 201 नंबर में आया है। तो हम उस रैंकिंग में कोशिश करेंगे कि हम 100 के अंदर आ जाएं। तो पहला तो हिंदुस्तान के अंदर हम एक फर्स्ट 10 में कोशिश करेंगे आने के लिए, और वर्ल्ड वाइड हम बेस्ट 100 में आने की कोशिश करेंगे। मूल रूप से आप बिहार के किशनगंज ज़िले के हैं, तो वहाँ भी लोगों में बहुत उत्साह है और जोश है कि पहली बार बिहार से कोई कुलपति चुने गए हैं। तो अपने गांव और अपना जो आपका मूल गांव है, उसके लिए आपके क्या संदेश हैं? देखिए, मैं बिहार के किशनगंज का रहने वाला हूं, लेकिन मेरे वालिद साहब जनाब मरहूम महबूब आलम साहब ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड झारखंड में चीफ पर्सनल मैनेजर के पोस्ट में थे। तो हम हिंदुस्तान के डिफरेंट जगह पे रहे हैं कि सिर्फ किशनगंज में मेरी तालीम जो है वो टोटल झारखंड और में रहा। उसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आया, फिर AMU से मैं दिल्ली आया, PhD मैंने दिल्ली में की। तो मैं किशनगंज के लोगों को यही कहूँगा कि आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपको हमेशा आपके कदम चूमेगी। तो आपकी कोशिश होगी कि एक जामिया हमदर्द किशनगंज को देना? देखिए, जामिया हमदर्द तो एक ही डीम्ड यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमारा ऑफ कैंपस इस वक्त केरला में है फ़िलहाल। लेकिन हम लोग अब एक वोकेशनल एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम ऑफ कैंपस के अंदर ही वोकेशनल एजुकेशन, जो स्किल बेस्ड कॉलेजेस हैं, उन पे हमारा एम्फेसिस ज़्यादा होगा। तो अभी हम लोगों ने, हमारे जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, उन्होंने मुरादाबाद के लिए उसको अप्रूव कर दिया है। फिर दूसरा हम चाहेंगे कि बिहार के किशनगंज में हो, ताकि किशनगंज से बंगाल, आसाम और बिहार, वेस्ट बंगाल सबका बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ पर हम 3-4 राज्य को कवर करें। तो उसमें जो माइनॉरिटी के जो आपका बहुत निचला तबका है, उनको हम सर्टिफिकेट से लेके बैचलर और मास्टर तक का प्रोग्राम कराने के बारे में सोच रहे हैं।
तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि किशनगंज में भी एक वोकेशनल कॉलेज खोले। उसके बाद हमारा प्लान औरंगाबाद में है, झारखंड में है। तो हम हिंदुस्तान के जहाँ जहाँ माइनॉरिटी का अक्सरियत है और बच्चों की एजुकेशन और जॉब कम है, तो वहाँ हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वहाँ पे एक वोकेशनल एजुकेशन कायम हो। चलिए, बहुत बधाई, इस तरह की शुरुआत आप कर रहे हैं। और कुलपति होकर अगर जामिया हमदर्द दिल्ली के अलावा अदर्स जगह पर वोकेशनल कोर्सेज शुरू करता है तो इससे छात्रों का बहुत बड़ा फ़ायदा होने। एक सवाल ये है कि जैसे छात्र पिछले 1-1.5 साल से घर पे बैठे हैं कोविड की वजह से, तो आप छात्रों को थोड़ा ये बताइए कि इस साल जामिया में एडमिशन, जो जामिया के कोर्सेज़ हैं, मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग, उनमें स्टार्ट हो रहे हैं, क्या प्रोसेस है और बच्चे कैसे कनेक्ट करें? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जामिया हमदर्द एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यूजीसी के रेगुलेशन से चलती है। तो हमारे यहाँ जो एमबीबीएस है, इंजीनियर और आपका बी फॉर्म है, नर्सिंग है, बीयूएमएस है, तो ये हम नीट के थ्रू ही उसमें स्टूडेंट्स को लेते हैं। उसके अलावा हमारा जेई के थ्रू हम इंजीनियरिंग करते हैं। तो हमने फॉर्म ऑलरेडी निकाल लिया है और उसमें हमने अंडर ग्रेजुएट का, क्योंकि रिज़ल्ट अब आया है, तो हमने 15 दिन के लिए फॉर्म बढ़ा दिया है अंडर ग्रेजुएट का। उसके अलावा पीजी में हमने एमबीए का पहला लिस्ट हमारा आ चुका है। और अभी रिसेंटली जब मैं वाइस चांसलर बना तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ क्या क्या लैब में फैसिलिटीज़ है, क्योंकि आपने कोविड का जिक्र किया। तो जामिया हमदर्द प्राइमरी एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो हमने देखा कि हमारे पास रिसर्च के वायरस पे बहुत अच्छा इक्विपमेंट और लैब है। तो इस बार हमने 20 सीट के लिए एमएससी मेडिकल वायरोलॉजी पे कोर्स लॉन्च कर दिया है और जिसका ऐड अब आने वाला है। तो मैं बच्चों से कहूँगा कि जो बीएससी ज़ूलॉजी हैं, बीयूएमएस हैं, बीआईएमएस हैं, बीडीएस हैं, एमबीबीएस हैं, वो वायरोलॉजी पे आ सकते हैं कोर्स करने। तो जिसमें मुझे अभी से काफ़ी लोगों ने उसको सराहा और कहा कि हम आपको, जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है वो उन बच्चों को हायर कर लेगी। तो देखिए, मेरा सबसे बड़ा मकसद है कि क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हैं, तो हम इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना चाहते हैं। हमने अभी एक CSR एक्टिविटी भी स्टार्ट किया, जिसमें CSR से फंडिंग लेने के हम ले रहे हैं ताकि हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में दूसरे इंडस्ट्री को भी शामिल करें। उसके अलावा हम एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी का एक सेल बना रहे हैं, जिसमें हम चाहेंगे कि जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के CMD हैं, डायरेक्टर्स हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, उनको हम यहाँ कैंपस में मदऊ करें और उनसे बच्चों का हम 1-to-1 इंटरेक्ट करें। कि इंडस्ट्री में आपको पता है कि अब हम लोग इंडस्ट्री 4 के दौर में आ चुके हैं। तो इंडस्ट्री 4 में क्या है कि जितना भी चीज़ है वो अब एक्सपर्ट सिस्टम पे आ गया है। तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक स्टार्ट कर दिया है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो AICT और इंटरसाला के ज़रिए सारे लोग पढ़ाई के साथ साथ उनको इंटर्नशिप और का ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट हो जाता है और कंपनी उनको पैसे देती है। तो जो फ़ीस हम लेते हैं वो भी फ़ीस इंडस्ट्री से उनको वापस मिल जाता है। तो बड़े बड़े फ्यूज़न, हम नए नए टेक्निक से एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन ला रहे हैं, BBA में, BCA में, BCom में, MA इस्लामिक स्टडीज़ में, MA ह्यूमन राइट्स में। तो इस तरह के प्रोग्राम हम ऑनलाइन मोड में लाएंगे ताकि सारे दुनिया के बच्चे जो हैं वो हमारे यहाँ डायरेक्टली एडमिशन लें। तो बहुत सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी रिकमेंडेशंस हैं हम उनको वेलकम किए और हम उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं और लागू भी कर रहे हैं। अच्छा, आपकी खुद की शिक्षा जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी रही है और जामिया मिलिया इस्लामिया से आपने PhD किया है, तो कहीं ना कहीं अभी पिछले कुछ समय से जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके जहन में ये बात है कि कहीं ना कहीं जामिया हमदर्द का जो स्टेटस है, माइनॉरिटी स्टेटस है, वो ख़तरे में है, क्योंकि सरकार कुछ जो आरक्षण है 50% का वो ख़त्म करने जा रही है। तो इस पर आप क्या कहें? नहीं, एकदम मैं इस चीज़ को कंडम करता हूँ। ये एकदम गलत खबर है। जामिया हमदर्द को माइनॉरिटी स्टेटस इसी सरकार ने दिया था। जब मुरली मनोहर जोशी साहब मिनिस्टर थे तभी हमें माइनॉरिटी स्टेटस 2003 में मिला है। और अब हमारा जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उससे हमें माइनॉरिटी स्टेटस दिया है। सरकार ने कभी कोई इंटरफेयर नहीं किया है। सरकार टोटल, अभी आपको पता होगा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम, जामिया हमदर्द 3 लोगों ने एप्लीकेशन डाला था। हुकूमत ने इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस जामिया हमदर्द को रिकमेंड किया। तो जामिया हमदर्द को आपको पता होगा कि इसी हुकूमत से 50 से 60 करोड़ रुपया हमारा रिसर्च में हमें ग्रांट मिलता है।
तो हुकूमत से हम लोगों को बहुत सपोर्ट है। और ऐसा ये जो लोगों के बीच में गलतफहमियां हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हुकूमत हमें हर चीज़ में जैसा पहले होता था वो आज भी हमें वो चीज़ मिल रहा है, कोई डिफरेंस हमें तो नज़र नहीं आ रहा है। और जामिया हमदर्द के बारे में है कि कॉलेज तो बहुत अच्छा है, कैंपस भी बढ़िया है, लेकिन इसके कोर्सेज़ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आपने स्कॉलरशिप का जिक्र किया, तो थोड़ा सा लोगों को बताइए कि किस तरीके से स्कॉलरशिप के ज़रिए उनकी वो फ़ीस कम हो जाएगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जामिया हमदर्द का फंडिंग जो है वो पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिवर्सिटी 1989 में जनाब हकीम साहब ने किया। आपको पता होगा कि हकीम अब्दुल हमीद साहब जो बहुत बड़े यूनानी के चिकित्सक थे, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को कायम किया। उसके बाद उन्होंने यूजीसी के साथ इस यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस दिलाया। तो उसमें हमारा जो फंडिंग है वो हमदर्द नेशनल फाउंडेशन देती है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी देती है। लेकिन हमारे कुछ कोर्सेज जो हम लोगों ने सेल्फ फाइनेंसिंग में किया है, तो उसमें भी अगर आप कंपेयर करेंगे एमआईटी यूनिवर्सिटी और एनआईटी से, ट्रिपल आईटी से, तो हमारे जो फीस हैं वो उनसे 60% कम है। तो और उसके अलावा भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी जो कोविड में काफ़ी लोगों का इंतकाल हुआ, फादर पेरेंट्स का, तो उन बच्चों को हमने 50% फ़ी कंसेशन दिया। तो 50 लाख रुपया हमें जामिया हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने दिया उन बच्चों को फेलोशिप देने के लिए, और 20 लाख हम टीचरों ने मिल के उसमें दिया। तो हम जो भी इस वक्त जो दौर में बच्चों को परेशानी आई, हमने उनको बाखूबी मदद की। और ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसने पूरे कोविड दौर में कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को नहीं हटाया। हमने पूरा तनख्वाह, चाहे वो 4th ग्रेड हो, तृतीय श्रेणी के लोग हों या कॉन्ट्रैक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अगर आप अगल बगल की यूनिवर्सिटीज़ भी देखेंगे तो सारे फैकल्टीज़ को उन लोगों ने हटा दिया। लेकिन हम लोगों ने पूरी कोविड में उन लोगों को पूरा तनख्वाह दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने पूरा उनको फैसिलिटी दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक फ़ीस का मामला है, हमारे यहाँ फ़ीस थोड़ा अलीगढ़ और जामिया मिलिया के कंपेयर में ज़्यादा है, लेकिन उन जो अच्छे बच्चे हैं उनको हम फेलोशिप भी दे देते हैं। और उसके अलावा भी जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट से माइनॉरिटी का स्कॉलरशिप मिल जाता है, बिहार सरकार का क्रेडिट पॉलिसी का फ़ायदा होता है। तो मोर एंड लेस जो फ़ीस है वो सब स्कॉलरशिप से बच्चे निकालते हैं। और स्पेशली जो इंजीनियरिंग के बच्चे, उनको एंट्रेंस साला में अगर वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उनको वहाँ पर कंपनियाँ ले लेती हैं, तो कंपनी उनको पर मंथ उनको स्टाइपेंड देती है। दैट स्टाइपेंड उसके बराबर हो जाता है फ़ीस के। तो फ़ीस जो है वो बच्चे खुद ही अपना निकाल लेते हैं। और हमारे यहाँ माशाल्लाह हम लोग AICTE को और जितने भी हमारे काउंसिल हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उनको इतना टीचर रेशियो नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ 1:15 का रेशियो है स्टूडेंट्स का। तो हम स्ट्रिक्टली विजिटिंग से नहीं चला रहे हैं, जब बाकी यूनिवर्सिटीज़ विजिटिंग फेलो से चलाती है। हमारे यहाँ इस वक्त हर फैकल्टी में जितने स्टूडेंट हैं उसके अनुपात में उतने टीचर भी हैं। तो इसीलिए जो हमारा, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, हमको गवर्नमेंट 100% एड नहीं देती है, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग एड के लिए कोशिश कर रहे हैं। मिनिस्ट्री में हमारा फाइल में बातचीत चल रही है। अगर हमारा एड ज़्यादा बढ़ेगा तो डेफिनेटली हम फीस में भी और रियायत करेंगे। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय और भी जो कॉलेज संस्थान हैं उनमें बच्चों का सवाल रहा है कि कोविड के दौरान जो 1-1.5 साल बंद रहा है, तो उन्होंने कहा है कि हमारा कोर्स डिले नहीं होना चाहिए, ड्यूरेशन लंबा नहीं होना चाहिए। तो जामिया में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जामिया हमदर्द में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी ऐसा है कि उनका जो टाइम है वो बर्बाद नहीं होगा, ये टाइम काउंट होगा? जी बिल्कुल। देखिए, ये तो मैं आपको बताऊंगा कि ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। और इंडिया में टेक्नोलॉजी हमारे US के बाद नंबर 2 चाइना और इंडिया ही आता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी था तो हमने ऑनलाइन टीचिंग देकर किसी का साल बर्बाद नहीं हुआ। और अब हमने एग्ज़ाम भी करा लिए हैं, और हम क्योंकि हम UGC के रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो जो UGC जैसा एडवाइस कर रही है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना है, ऑफलाइन ब्लेंडेड मोड में कराना है, तो वो सब हम फॉलो कर रहे हैं। तो किसी का साल बर्बाद नहीं हो रहा है। और जो भी बच्चे को फ़ीस में भी प्रॉब्लम आया तो हमने उनको उसमें रियायत दी है। ऐसा कुछ नहीं, हमने कोई फ़ाइन नहीं लगाया ड्यूरिंग कोविड कि फ़ीस में पहले डिले होता तो 5 रुपये पर डे फ़ाइन लग जाता है, तो वो भी इस बार 1.5 साल से लोगों ने फ़ी नहीं दिया, लेकिन हमने कोई फ़ाइन नहीं लगाया। तो कोविड सिचुएशन को देखते हुए हमने मैक्सिमम वेलफेयर स्कीम को अडॉप्ट किया।
अगर कोई छात्र है वो दिल्ली से जामिया हमदर्द से पढ़कर विदेश में काम करना चाहता है या आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता है तो उसके लिए क्या स्कोप है? देखिए, आपको यकीन नहीं होगा कि जामिया हमदर्द जो है वो इस वक्त इंटरनेशनल मैप में आ चुका है। हम वर्ल्ड रैंकिंग में, ग्लोबल यूनिवर्सिटी टाइम्स रैंकिंग सब में हमारा पोजीशन है। यहाँ तक कि टॉक्सिकोलॉजी और फार्माकोलॉजी में हम पूरी दुनिया में 120वां पोजीशन में है। और हम अभी यंग यूनिवर्सिटी का टाइम्स हायर रैंकिंग ने किया जिसमें मेरा पोजीशन 201 आया। तो डेफिनेटली इंटरनेशनली ग्लोबली हम लोग जो DU और अलीगढ़ और BHU का है वही हमारा जामिया हमदर्द का भी है। हम कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी के मेंबर भी हैं, हम एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के मेंबर हैं। तो हमारे बच्चे आपको दुनिया के हर कोने में मिलेंगे। लास्ट ईयर मैं खुद मेलबर्न में गया था मोनाश यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वहाँ भी 22 बच्चे जो हैं वो मुझसे मिलने आए जो मेरे डिपार्टमेंट से BTech और MCA किए थे। तो अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे आपको जामिया हमदर्द के स्टूडेंट मिलेंगे। स्पेशली एक चीज़ मैं और बोल दूं कि हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट हैं, हमारा टॉक्सिकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री और फार्मेसी, इनके बच्चे मैक्सिमम आपको जर्मनी के सारे टॉप लैब में मिलेंगे, फ्रांस में मिलेंगे, UK में मिलेंगे और ख़ुसूसन अमेरिका में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो आप दुनिया के कोई भी टॉप से टॉप इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो वहाँ जामिया हमदर्द का स्टूडेंट काम करता हुआ मिलेगा। तो हमने 32 साल के इस वक्फे में काफ़ी तरक्की की है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बच्चे अभी भी हमारे पास 8 से 10% फॉरेन नेशनल है। और हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा, बिकॉज कोविड की वजह से स्टूडेंट नहीं आए, लेकिन जब मैं एक ज़माने में फॉरेन स्टूडेंट एडवाइज़र था तो उस ज़माने में 35 कंट्री के स्टूडेंट यहाँ पढ़ते थे। और उसकी वजह से आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारा 15 से 20% स्टूडेंट इंटेक जो है फ़ॉरेन का था। लेकिन हमने इस बार एडसेल के साथ टाई अप किया है, हमने मुख्तलिफ एम्बेसीज़ में बातचीत चल रही है। तो उससे मुझे लगता है कि इस बार भी हमें मैक्सिमम फॉरेन स्टूडेंट जो 15% का भारत सरकार का परमिशन है वहाँ तक हमको चल रहे हैं। उसके अलावा कोई नया कोर्स या स्पेक्ट्रम सिलेबस जो आप शुरू करने जा रहे हैं? देखिए, अभी जैसे मैं वाइस चांसलर के पोस्ट में फाइज हुआ उसके बाद मैंने सबसे पहले वायरोलॉजी पे कोर्स लॉन्च किया है जिसको MSc मेडिकल वायरोलॉजी। फिर मैंने ह्यूमैनिटीज़ में इंटरनेशनल रिलेशन स्टडीज़ पे कोर्स किया, MA इंटरनेशनल स्टडीज़। और एक हम पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस पे मास्टर डिग्री का अभी हम लोग 3 नए कोर्स हम ला रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर से हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए भी सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग एक इवनिंग पॉलिटेक्निक प्लान। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और दोबारा इस नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं। जी शुक्रिया बहुत। तो हमारे साथ जामिया हमदर्द के नए VC थे डॉक्टर प्रोफेसर अफशार आलम जी। हमने इनसे बात की और इन्होंने अपना विज़न शेयर किया। भविष्य में जामिया हमदर्द वोकेशनल कोर्सेज सेंटर्स खोलने जा रहा है और जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ पढ़ रहे हैं उनके कोर्सेज़ में कोई डिले नहीं होगा, ऐसा इन्होंने बताया। और दूसरा जो था कि इसका माइनॉरिटी स्टेटस वो ख़तरे में नहीं है। इसके बारे में कुलपति जी ने कहा कि ये सिर्फ़ एक अफवाह है।